जय हिंद सभी को। फिजिक्स एग्जाम ये जो मेरा बुक है इसका हम लोग का प्रैक्टिस पेपर 5 डिस्कस करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन पेपर है और 10 क्वेश्चन पेपर में मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। और इस बुक का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आप उधर से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो बना दिया और मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में वो आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ emergence, then the deviation is minimum. So here angle of minimum deviation is for I equal to E. Question number 2, the EMF induced in the secondary coil due to a unit rate of change of current in the primary is called mutual inductance. EMF induced in the secondary coil due to the change in current in the primary coil, that is called as a mutual inductance of two coil. इसका ऑप्शन सी है। Question number 3, electric field due to a uniformly charged sphere of radius r, charged sphere of radius है, spherical shell नहीं, charged sphere of sphere है, of radius r has a function of distance from its center is represented by graphically represented by this. इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। अगर चार्ज स्पेरिकल सेल होता है तो इसका ऑप्शन होता था सी। क्वेश्चन नंबर 4, द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ डायोड देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, करेक्ट है। इक्वल नंबर ऑफ होल साइड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, इमोबाइल चार्ज आयंस एग्जिस्ट, सो दैट ये सारे करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, a 220 volt AC supply is connected between the points A and B as shown in figure. What will be the potential difference V across the capacitor? तो इसमें कैपेसिटर जो पोटेंशियल मिलेगा वो पीक पोटेंशियल मिलेगा। इसके लिए इसको क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 किया, जो आंसर आता है वो हो गया उसका पीक वैल्यू। सो कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल कितना होगा 220 अंडर रूट 2। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6, conductivity of the semiconductor increases with increase in temperature because number density of the current carriers increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less than increase in number density. So D option is correct here. So question number 7, an astronomical refracting type telescope, refracting बोला है, refracting type telescope will have a larger angular magnification and higher angular resolution when it has an objective lens of, इनका objective lens होना चाहिए large focal length and a small diameter. क्वेश्चन नंबर सॉरी, लार्ज फोकल लेंथ, ये ऑप्शन ये नहीं है, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहला एपर्चर बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा जब हम लोग टेलीस्कोप बना देंगे तो लार्ज डायमीटर तो होना ही है। ओके, इसका आंसर लार्ज डायमीटर वाला, स्मॉल फोकल लेंथ नहीं है, ये लार्ज फोकल लेंथ तो होना ही है एंड लार्ज डायमीटर भी होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। Question number 8. Consider a diffraction pattern for a small pinhole as the size of the hole is increased. होल का साइज इंक्रीज किया तब इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, इसका आंसर ए होगा ई। क्वेश्चन नंबर 9. To reduce the resonant frequency in LCR series circuit with the generator, the generator frequency should be reduced. The another capacitor should be added in parallel to the first. Then the iron core of the inductor should be removed. Dielectric in the capacitor should be removed. इसका आंसर होगा अनदर फ्रीक्वेंसी
generator frequency, another capacitor should be added in parallel to the first. ओके, जनरेटर पे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से कुछ होने वाला नहीं है. सो इसका आंसर होगा ए बी. क्वेश्चन नंबर 10, गैलोमीटर coil has a resistance of 15 ohm and it shows the full scale deflection for the current of 4 milliampere converted into the ammeter of range 0 to 5 0 to 6 एम्पेयर. इसके लिए ये दिया है, IG दिया है 4 मिली एम्पेयर IG है, और ये G है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है. तो ये आई करंट इतना चाहिए हमें मैक्सिमम. तो इसके लिए हमें एमीटर कन्वर्ट करना है, तो सेंट रेजिस्टेंस करना जो जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में गैलोमीटर का. सेंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एस इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी. आई आपको पता है 6 है, आई जी पता है 4 मिली एम्पियर है, जी पता है आपको. तो इससे सेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो. इसका सेंटर रेजिस्टेंस ये है. सो इसका ऑप्शन होगा सी. एंड ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया तो वो एमीटर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 11, 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड of 10 tons per centimeter has a area of cross section 1 centimeter square. Calculate the voltage induced across its ends if the current in the solenoid is changed from करंट 1 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर चेंज होगा इन 0.1 सेकंड में. तो इसके लिए आपको पहला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला यूज करके ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे. सो इसमें आई आपको दिया है, सॉरी क्या लिखा 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 100 टन्स पर सेंटीमीटर है. अगर एन इज इक्वल टू 100 टन्स पर सेंटीमीटर है तो पर मीटर कितना होगा, तो 1000 टन्स पर मीटर होगा. और इधर लेंथ दिया एल. एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एल इज इक्वल टू 0.5 मीटर है. और एरिया दिया है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो. चेंज इन करंट दिया है 2 - 1 एंड टाइम दिया है dt इज इक्वल टू 0.1 सेकंड. सो ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला यूज करो. एंड एल मतलब इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल डी आई बाई डी टी. सो ये सारे वैल्यू पुट करो. म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड नंबर डेंसिटी है 1000 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴. उसके बाद ये ये तो एरिया का है वैल्यू, एंड ए होगा लेंथ है, और चेंज इन करंट डिवाइड बाई टाइम. तब आपको आंसर मिलेगा इसका 0.628 मिली वोल्ट. कहाँ है 0.628 मिली वोल्ट, तो ये आंसर होगा डी वाला. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अब कार battery is charged by 12 volt supply and energy stored it in 7.2 into 10 to the power 5 joule. The charge passed through the battery is. इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू यू अपॉन V. सो U का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू Q इंटू V. सो आपके पास U का वैल्यू पता है एंड V का वैल्यू पता है. देन Q का वैल्यू मिलेगा 6 into 10 to the power 4 कूलम. So now question number 13 to 16 AR questions. So 13 number question, assertion is given, diamagnetic materials can exhibit a magnetism. Diamagnetic materials have a permanent magnetic dipole moment. तो ये diamagnetic materials can exhibit a magnetism if assertion is true and the reason is false. इसका आंसर होगा. सेकंड क्या होगा 14 नंबर में, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस with the rise of temperature of the conductor. Correct है. On increasing the temperature, collision of the electrons with the lattice ions increases. उसी की वजह से क्या हो रहा है इधर, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the electrons decreases.
टेम्परेचर राइज होने के बाद, क्योंकि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ लैटिस आयंस इंक्रीज होगा। देन द ये इसका जो असर्शन है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज independent of temperature। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, पैरा है और फेरो है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, इनवर्सली है। सो रीजन क्या दिया, एवरी एटम ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ opposite spin, so with change of temperature motion of electrons are affected by some amount in opposite direction। इसका रीजन भी करेक्ट है। सो assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of assertion। Question number 16. In an electromagnetic wave, electric field vectors and magnetic field vectors are mutually perpendicular। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्सिव, ये भी करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो अभी मैं सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 2 मार्क के, तो सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर 17, a long straight wire AB carries a current of 4 ampere। AB 4 ampere current flow हो रही है इधर से। A proton P travels at a 4 into 10 to the power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in a direction opposite to the current। ये करंट ऊपर के डायरेक्शन में, और ये प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस में है, 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मीटर डिस्टेंस पे। सो नाउ कैलकुलेट द फोर्स which the magnetic field due to a current carrying a wire exert on the proton। Force which the magnetic field due to current carrying a wire exert on the proton also specify its direction। सो उसके लिए फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले निकलना पड़ेगा हमें। सो करंट आई दिए है और आर दिए डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड नियर एट पॉइंट पी है, ऐसा पहला इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नियर एनी वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, तो उधर से हमें बी मिलेगा। When force acting on a moving proton in the magnetic field, F is equal to फॉर्मूला क्या है, VB QVB sin थीटा होता है, QVB sin थीटा। B का वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर QV sin थीटा। ये सभी का वैल्यू आप पुट किया, Q का वैल्यू देखेंगे आपको, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कितना है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19। ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 2.56 into 10⁻⁻18 न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट P इज टुवर्ड्स द राइट और दैट इज अवे फ्रॉम AB। ओके, डायरेक्शन इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम AB। इसका इसी का और क्वेश्चन है, give the direction in which the induced current flows in the wire loop when the magnet moves towards the loop। मैग्नेट लूप के तरह आ रहे हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन। देन हाउ विल द पोजीशन ऑफ द लूप हैव अफेक्टेड, लूप का पोजीशन भी कैसा अफेक्ट करता है वो भी बताना है। एंड सेकंड पार्ट है इसका, अ मेटल रिंग इज, सेकंड पार्ट है मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली। अगर मेटल रिंग ऐसा हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया एंड द बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग, ऐसा बार मैग्नेट इधर से नीचे फेंक दिया with its length along the axis of the ring, what is the effect on its acceleration। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे अभी हम लोग, फिर उसका पार्ट बी भी है।
पहले क्वेश्चन का आंसर है द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल अपोज द अप्रोच ऑफ द मैग्नेट, सो this nearer face of the coil will act as a north pole. Therefore, on viewing from the magnet side, the current in the coil will be anticlockwise. The loop gets repelled away from the magnet. लूप कैसे मैग्नेट से दूर जाएगा क्योंकि ना वो एन पोल रिपेल करेगा. उसका सेकंड पार्ट था as the magnet falls, the magnetic flux linked with the ring increases. This induces EMF in the ring, which opposes the motion of falling magnet. As the magnet falls with the acceleration less than acceleration due to gravity. Second part क्या है इसका? A pair of adjacent coils has a mutual inductance इतना दे 1.5 Henry if the current in one coil changes from current 0 to 20 change हो रहा है in 0.5 second. What is the change of flux linkage with the flux linkage with the other coil? तो इसके लिए ये दिया है चेंज इन करंट विथ चेंज इन टाइम. सो इधर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया है. फॉर्मूला होगा इसका डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई. सो डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई दैट इज 0.5 20 minus 0 is equal to 30 Weber. Question number 18. Identify the electromagnetic waves whose wavelength lies in the range of. ये रेंज में है. इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मान लेते हैं हम लोग 10⁻⁻11 to 10⁻⁻8. ये होगा एक्सरे. और 10⁻⁻4 to 10⁻⁻1 ये होगा माइक्रोवेव. राइट वन यूज ऑफ ईच. उनका कोई भी एक एक यूज लेकर आपको ये डायग्नोस्टिक्स टूल में टूल करके यूज किया जाता है इन मेडिसिन और एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है और सिक्योरिटी पर्पज भी यूज किया जाता है इसका. कहीं भी एयरपोर्ट मॉल में सब जगह ये एक्सरे मशीन यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज. तो नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स. ये रेंज में माइक्रोवेव है एंड माइक्रोवेव का माइक्रो ओवन का एप्लीकेशन लिख सकते हैं, नहीं तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Why the central maximum in a single slit diffraction is twice as wide as a secondary maxima? Why coherent sources cannot be obtained from two independent light sources? पहला क्वेश्चन का आंसर होगा the first minima occurs as a sin theta is equal to lambda, giving the central maxima width of 2 lambda by a, while the secondary maxima lies between successive minima. सेकंड का आंसर है why the coherent sources cannot be obtained from the two independent sources. इन टू इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है. इसी के लिए कोहेरेंट सोर्स एक ही सोर्स से लिया जाता है. तो इसमें independent sources emit light with random phase differences with change rapidly with time. So constant phase difference required for the coherent source cannot be maintained. ना द फेज डिफरेंस भी अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है. इसके लिए इंडिपेंडेंट दो सोर्स यूज नहीं कर सकते, एक ही सोर्स से हम लोग कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. द चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर. What is the displacement current across its plates? In which situation is there a displacement current but no conventional current? इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट हो सकता है लेकिन कन्वेंशनल करंट नहीं हो सकता. ऐसा कौन सा सिचुएशन है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, कभी कभी फिजिक्स में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, इसके लिए आंसर आने के बावजूद भी हम लोग लिख नहीं पाते. इसके लिए क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लो. द डिस्प्लेसमेंट करंट इज
पहला क्वेश्चन में देखो, चार्जिंग करंट फॉर द कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? Then displacement current is equal to charging current. So displacement current is also 0.25 एम्पियर. सेकंड कंडीशन क्या है? ऐसा सिचुएशन है डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट नहीं, वही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ड्यूरिंग दिस there is only displacement current present and the conduction current is not there. Question number 21. What is the de Broglie wavelength of the nitrogen molecule in air at 300 K? Assume that the molecule is moving with the root mean square speed of the molecules at this temperature. Atomic mass of nitrogen, mass nitrogen का mass दिया है, तो टेम्परेचर दिया है, इससे आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो उसके लिए वेलोसिटी पहला फाइंड आउट करो, मास तो हमें पता चल रहा है, मास ये फॉर्मूला यूज करो, 2 इंटू दिस, हाइड्रोजन 2 होता है N2, एंड उसके बाद ये इसको ये एटॉमिक मास यूनिट में उसको अगर केजी में करना है तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई करो. तो इससे फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 3 k t अपॉन m. k इज हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो टेम्परेचर दिया है, मास तो यार ऊपर मिल गया हमें, तो इससे हम लोगों को v मिलेगा. v जब मिलेगा तो डी वर्ग लेंथ इज इक्वल टू h अपॉन m v होता है. वैल्यू पुट करो, आपको लैम्डा का आंसर मिलेगा 0.276 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसका और क्वेश्चन है, electrons are emitted from the photosensitive surface when it is illuminated by green light, but electrons emission does not take place by yellow light. येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, ग्रीन लाइट से मिलेगा. ओके ठीक है. तो will the electrons be emitted when the surface is illuminated by red light and blue light? देखो, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो ग्रीन लाइट से भी फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा. और ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा क्योंकि उनका वेवलेंथ कम है. सेकंड पार्ट में हमें क्या मिलेगा, उधर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा. ओके, उसके लिए इधर मैंने दिया, ये दो पढ़ लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी. सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन 3 मार्क के. क्वेश्चन नंबर 22 थ्योरी क्वेश्चन है. शो दैट Lenz law in accordance with the law of conservation of energy. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं करता है लेंस लॉ, ये हमें बताना है. देन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, whenever magnet is moved towards or away from the closed coil, the induced current always opposes the motion of the magnet. उसका एक एग्जांपल दे इधर. फॉर एग्जांपल, in the north pole of the north pole of the magnet, इधर लिखा है when the north pole of a coil is brought near to the closed coil. नॉर्थ पोल कॉइल ले लो, दो कॉइल अगर लिए तो, नहीं तो मैग्नेट लिया, तो इधर मैग्नेट लिखो. मैग्नेट नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास लेके आया, तो ये कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसके वजह से इधर लेफ्ट साइड में एन पोल क्रिएट करेगा. ओके, देन फॉर एन पोल क्रिएट करेगा तो ये एन पोल इसको अपोज करेगा. फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन हम उसके पास आने की कोशिश करेंगे. पास आने की कोशिश करेगा तो उधर क्या होगा, वर्क डन होगा. वर्क डन टू बी डन इन मूविंग ए मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल अगेंस्ट दिस अपोजिंग फोर्स. सिमिलरली जब हम लोग एन पोल दूर लेके जाएंगे तो इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एस पोल क्रिएट होगा. देन तो ये एस पोल एंड एन पोल में अट्रैक्शन है, तो हम तो उसको दूर लेके जा रहे हैं. सो अगेन देयर इज अ वर्क डन against the force of attraction between N and S.
Work has to be done in moving the magnet away from the coil against this force of attraction. Thus, in each case, whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, a force begins to act which opposes the relative motion. Therefore, to maintain the relative motion, the mechanical work must be done. This work appears in the form of electric energy of a coil. Thus, Lenz's law is based on principle of conservation of energy. Question number 23. Plot a suitable graph to show the variation of photoelectric current with the collector plate potential for incident radiation of कौन सा है पहले ग्राफ है सेम इंटेंसिटी होना चाहिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है ना सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा तो इसके लिए ये ग्राफ होगा उसका इंटेंसिटी एक है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग किया हम लोगों ने तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग मिला सेकंड ग्राफ कैसे द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज तीन अलग अलग इंटेंसिटी ले लो और इनका सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही मिलेगा इसके लिए ये ग्राफ होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होगा इंटेंसिटी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं है ओके तो ये हो गया इसका ये बी पार्ट है बी पार्ट क्या है देखो शो ऑन अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ डी Bernoulli wavelength associated with an electron with the square root of accelerating potential square root of accelerating potential ये कांस्टेंट है lambda is inversely proportional to under root v so now lambda under root v is a constant so इसका ग्राफ आएगा इधर lambda लिए इधर under root v लिए इसका ग्राफ ये मिलेगा ओके क्वेश्चन नंबर 24 state the postulates of Bohr theory of hydrogen atom ये theory पार्ट है अच्छे से आप इसका तीनों पोस्टुलेट लिखेंगे पहला है स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए क्या पोस्टुलेट है बोर का पहले पोस्टुलेट उसका फॉर्मूले भी लिखा है मैंने an electron in an atom could revolve in a certain stable orbits without emission of radiation radiant energy is called as a stationary orbits the necessary centrifugal force is provided by electrostatic force between nucleus and electron तो इधर लिखेंगे हम लोग एम वी स्क्वायर अपन आर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZEE upon R square it is both second postulate क्वांटम कंडीशन है क्या है द स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर दोज इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of n h upon 2 pi integral multiple of h upon 2 pi मतलब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हियर एन इज इंटीजर थर्ड पोस्टुलेट क्या है बोर का ट्रांजिशन से जब एक जब इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट जंप करेगा उसी टाइम एनर्जी रिलीज करेगा when the electron does not radiate energy when in the stationary orbit the quantum of energy is emitted or absorbed when an electron jumps from one orbit to other orbit then the total energy radiated is equal to h nu that is equal to energy difference between two energy levels ये तीनों बोर पोस्टुलेट अच्छे से लिखेंगे इसका और क्वेश्चन है when is h alpha h beta h gamma ये तीनों किससे रिलेट कर रहे हैं h इंफिनिटी में ये किससे रिलेट कर रहे हैं ये रिलेट कर रहे हैं बाल्मर सीरीज के लिए ओके सो h alpha line in the emission spectrum of a hydrogen atom often calculate the frequency of the photon emitted during this transition तो इसके लिए फॉर्मूला वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n² एन आई स्क्वायर एन आई कौन सा है 2 है 1/2 स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर एन एफ क्या है एन एफ इज इक्वल टू इधर एन एफ स्क्वायर ये मैंने इधर एन स्क्वायर लिखा है इसके लिए व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 तो इधर हमारा ये हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तो क्या होगा इसका ये फॉर्मूला
1/2² माइनस 1/3² ये ध्यान में रखो. So the frequency of the photon emitted is given by, तो फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. तो 1/λ का वैल्यू तो इधर आपके पास है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ है. ये वैल्यू पुट करो, आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 25 डेरिवेशन है. क्या क्वेश्चन पूछे? स्टेट गॉसेस थ्योरम, अप्लाई दिस थ्योरम to obtain the expression for the electric field at a point due to an infinitely long, thin, uniformly charged straight wire of linear density lambda. पहला गॉस थ्योरम बताओ. गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस. तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0. सिंपली आप ऐसे याद रखो, गॉसेस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट. सो अभी ये यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द वायर्स निकालेंगे. लॉन्ग थिन एंड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, तो ये है लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर. इधर आर नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है, ये आर है, ठीक है, एट डिस्टेंस आर. तो इसमें एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसका एरिया ds, और इधर एक एरिया ले लेंगे ऊपर वाला कैप में, ए बी ds, और इधर एक लेंगे ए बी ds. सो हम लोग मान लेते हैं ds1 ds2 ds3. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि ई बार डैट ds बार मतलब ई ds cos थीटा cos 90 है, तो 0 होगा. सिमिलरली दिस कैप वो भी 90 है, cos 90 0. सो ये दोनों कैप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ओनली कर्व सरफेस करेगा. तो कर्व सरफेस वाला ही हमें कंसिडर करना है. ओके, सो ये दोनों पॉइंट गए हम, तो हम लोग मान लेते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस 1 इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार 1 ई बार डॉट डी एस बार 2 ई बार डॉट डी एस बार 3. तो इधर ऊपर वाला देखो क्या होगा, ds1 हम लोग इसको मान लिया है, ई डी एस 1 इसको मान लिया है, ये ई डी एस 2 है, ये डी एस 3 है, ये दोनों 0 हो जाएगा. तो मतलब इधर ये दोनों 0 हो जाएगा, 90 एंगल है, तो हमारे पास बचेगा ई डी एस 1 cos थीटा इधर एंगल बिटवीन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डी एस 1 भी इधर है, एंगल बिटवीन ई डी एस दैट इज अ 0. सो ये फॉर्मूला ले लेगा, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ds मतलब एरिया ऑफ द कर्व सरफेस. एरिया ऑफ द कर्व सरफेस कितना है? 2πr_l. तो हम लोग एक इमेजनरी सिलेंडर कंसिडर करना है क्लोज लूप के लिए, गॉसेस थ्योरम क्लोज लूप के लिए. तो ये इमेजनरी सिलेंडर का लेंथ अगर l मान लिया और इसका इमेजनरी सिलेंडर का लेंथ l और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस r है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr_l e इंटू 2πr_l. देन अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम क्या बता रहे हैं? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l. तो इधर आप लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, और क्यू का वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू एल होता है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो. तो क्यू की जगह लैम्डा एल पुट किया, तो लैम्डा एल पुट करने के बाद तो ये क्या होगा, इधर का ए एल एल कैंसिल हो गया. सो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज्ड वायर. तो इसके लिए आप लोग याद रखना कि इधर जो इमेजनरी सिलेंडर आप लोग कंसिडर किया है, इसमें इसका लेंथ एल ले लिया, और इसमें जो
ऊपर वाला दो जो ऊपर एंड नीचे वाला ये दो जो कैप है, ये कैप दोनों कैप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एक कर्व सरफेस करेगा क्योंकि इधर एंगल 0 है, ये दोनों। तो इसका उल्टा तुम लोग जब सीट इन्फिनिटली सीट अगर यूज कर रहे हैं, 4 सीट, उस टाइम में कर्व सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 करेगा। ये दोनों साथ साथ पढ़ लिए तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लॉन्ग वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द इनफाइनाइट प्लेन सीट। उधर हम लोग का एक इमेजनरी उधर भी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, इधर भी इमेजनरी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। उधर कर्व पार्ट में 0 होगा, इधर कर्व पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और दोनों एंड कैप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। उधर दोनों एंड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करना है। वो अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। तो उसके बाद ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखो। क्वेश्चन नंबर 26, let the SI unit of magnetic flux and magnetize a magnetized needle of a magnetic moment 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 2 joule per Tesla is placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Calculate the torque acting on the needle. पहले एसआई नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बता दो, वेबर नहीं तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क का डेरिवेशन हम लास्ट पेपर में किया था हम लोगों ने, टॉर्क एंड फोर्स का। टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है, एम दिया है, एंड एंगल दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। सो सारे वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टाउ इज इक्वल टू 7.2 into 10 to the power minus 4 Newton meter. Question number 27. What is the total internal reflection? Under what conditions does it occur? Find the relation between critical angle and the refractive index. Third question is name one phenomena on which is based on total internal reflection. पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम at an angle greater than critical angle, it reflects back into denser medium. This phenomena is called as total internal reflection. ये डायग्राम में देखो, इधर पॉइंट ए में एक ऑब्जेक्ट है, ये नीचे वाले डेंसर मीडियम है, और 1 इज अ डेंसर मीडियम एंड 2 इज अ रेयर मीडियम। लाइट इधर से ट्रेवल कर रहे, स्ट्रेट है तो डेविएट नहीं होगा। थोड़ी देर एंगल बनाया, एंगल आई, देन लाइट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल सेकेंड मीडियम में। इधर और थोड़ा मैंने एंगल बढ़ाता हूँ, लाइट अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और थोड़े एंगल में बढ़ाता हूँ, इधर लाइट क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल करते करते इधर दोनों सरफेस का इंटरफेस को क्या करेगा, ग्रेजिंग करेगा। सो ये हो गया एंगल 90 बन गया। और थोड़ा एंगल मैंने बढ़ा दिया तो फिर नीचे आ जाएगा, तो लाइट टोटली कम बैक इन द सेम मीडियम। सो इधर जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टोटली 90 होगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच angle of refraction is 90 when light traveling from denser to rarer medium. That angle is a critical angle. Above the critical angle, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ऐसी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, देन लाइट टोटल कम बैक इन द सेम मीडियम, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोनों कंडीशन क्या है, ये डेफिनेशन में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए हम लोग एक देखो
For total internal reflection to occur, I is greater or equal to critical angle. At critical angle, the angle of refraction is 90. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to sin A upon sin R. For the total internal reflection to occur, I is equal or greater than IC, then R is equal to 90. Then refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to sin IC upon sin 90, that is equal to sin IC. So now refractive index of 2 with respect to 1 is equal to refractive index of 1 with respect to 2. So that 1 upon n12 is equal to sin IC, then n12 is equal to 1 upon sin IC. तो इसका रिलेशन है refractive index is equal to 1 upon sin IC. What are the application of total internal reflection? Name one phenomena on which is based on the total internal reflection. ये बहुत सारे मैंने लिखा है. मिराज है, ऑप्टिकल फाइबर है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स इन द वाटर, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. तो ये सारे एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 28 न्यूमेरिकल है. A long solenoid with 15 tons per centimeter, 15 tons per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the normal to the axis of the solenoid. Inside the normal to the axis of the solenoid, the current carried by solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? गिवन क्या क्या लिखो. या नॉन इज इक्वल 15 है और इत्यादि ने क्या दिया पर सेंटीमीटर लिखा है ना. तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा इधर 1 है एंड देन L is equal to 1 centimeter, that is a yeah 10 to the power minus 2 meter. A2 is a इधर एरिया दिया है वो कन्वर्ट करो मीटर में. 2 इंटू 10 to the power -4 होगा. देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलनॉइड डैम इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 E2 by L है. ये सारा वैल्यू पुट करो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा. जब म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. ये I1 मतलब डेल्टा आई करंट, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. सो चेंज इन करंट है 2 to 4 एम्पियर है. टाइम दिया है 0.1 सेकंड. ये वैल्यू पुट करो. ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, दैट इज अ 7.5 माइक्रो वोल्ट. क्वेश्चन 29 एंड 30 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये पैराग्राफ पहला दिया है न्यूक्लियर चैप्टर का है. रेडियस ऑफ न्यूक्लियर इधर फॉर्मूला दिया है, ये अच्छे से पढ़ लो. देन गिव द आंसर. तो इधर डायरेक्ट इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है डिस्क्रिप्टिव. 1 मार्क 1 मार्क एंड 2 मार्क. पहला क्वेश्चन 1 मार्क है. व्हाई इज अ न्यूक्लियस नॉट कंसिडर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक अ हार्ड बॉल. क्यों नहीं कंसिडर करते हैं न्यूक्लियस को हार्ड बॉल जैसे सॉलिड? बिकॉज देर इज नो क्लियर बाउंड्री. सो न्यूक्लियस डज नॉट have a sharp boundary and its surface is diffuse, so it cannot be considered a solid object like a hard ball. Question 2. Why is the nuclear density independent of the size of the nucleus? The volume of the nucleus is proportional to its mass number, so mass per unit volume density remains only nearly constant for all the nuclei, making a density independent of size. Question number 3. What is the nuclear radius of? ये जो है P 125 एंड इधर है AL 27. ओके, सो इधर what is the nuclear radius of FEA? If radius of AL is AL का एल्यूमिनियम का रेडियस दिया है
अल्यूम न्यूक्लियस का रेडियस दिया 3.6 फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15। तो ये इन दोनों का एटॉमिक मास नंबर दिए 27 है 125। सो एल के लिए एटॉमिक मास नंबर है 27 एंड उसका रेडियस दिया 3.6 फर्मी। एंड और इसके लिए एपी एपी के लिए ये कितना दिया? और एपी के लिए ये दिया है 125। तो अब एपी का रेडियस निकालना है, आर एपी निकालना है आपको। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। इसमें कैरियर दिया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कभी कभी ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला कैरियर दिया तो उसी के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है मोस्टली। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3। So ये directly proportional है RAP upon RAL is equal to AAP upon AL raised to 1/3। तो इधर वैल्यू पुट करो, ये होगा 5, ये होगा 3, इसको क्यूब रूट ले तो 5/3 हो जाएगा। तो इंटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, देन रेडियस ऑफ AP is equal to 6 फर्मी। ओके, 6 फर्मी। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन है थोड़ा आपको अननोन लगेगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, बट डायोड तो आपको पता है। इधर दो डायोड एक साथ काम कर रहे हैं और दूसरे केस में और दो डायोड एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये फुल रेक्टिफायर डायोड काम कर रहे हैं। ओके, तो इसका आप लोग पहले अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन देखिए सर, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज, इधर डीसी आउटपुट मिलने वाला है, लेकिन डीसी आउटपुट जो कैपेसिटर में जोड़ा नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी होगा। इसके लिए इसका आंसर होगा पल्सेटिंग। हमारे भी पूरे रेक्टिफायर में पल्सेटिंग डीसी होते हैं। उसको अगर हम लोगों को मतलब कांस्टेंट डीसी लेने के लिए एक दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग एक कैपेसिटर जोड़ते हैं। ओके, इधर लिखा मैंने। ओके, तो रिपल बार कम करने के लिए ये हम लोग कैपेसिटर जोड़ते हैं। during the half cycle of AC input, how many wire conduct in the bridge rectifier? देखो, हाफ तो कर ले तो ये दो काम करेगा, दूसरा के लिए ये दो काम करेगा, तो इसके लिए क्या होगा? दो डायोड काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, why is it important for the reverse breakdown voltage of a diode to be higher than the peak AC voltage in a rectifier circuit? rectifier circuit में reverse breakdown voltage, why it is important for the reverse breakdown voltage of a diode to be higher, reverse breakdown voltage to be higher than peak AC voltage। peak AC voltage से reverse breakdown voltage हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले देखो देखते हैं, to decrease current flow, to increase the resistance, to protect the diode from the reverse breakdown, to smooth out the output voltage। इसका आंसर है to protect the diode from reverse breakdown। क्वेश्चन नंबर 4, compared to half wave rectifier, the DC output of the bridge rectifier is nearly double। आंसर होगा nearly double, क्योंकि इधर चार डायोड यूज किया हमने। ओके, अभी सेक्शन ई 3 क्वेश्चंस टाइमर का, और ये सारे क्वेश्चन को ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें डेरिवेशन भी रहेंगे। पहला क्वेश्चन का है, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायोड। मेंशन द contrasting features of electric potential of dipole at a point as compared to that due to single charge। देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, दो डायपोल है -2 एंड +2, और मिडिल पॉइंट इधर मान लेते हैं, मिडिल पॉइंट वाला ये वो है, ठीक है। एंड पॉइंट पी पे पॉइंट बी इज इन मिड, मेक एन एंगल थीटा विद द डायपोल, सो दैट हम +2 से जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग r1, और -2 से जो डिस्टेंस है ये तक r2 मान, सॉरी r1 मानिए, ये r2 मानिए, और ये मिडिल वाला पॉइंट r मानेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस है, एक से o -2 के, ये और वो +2 का डिस्टेंस है। तो ये +2 से इधर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, -2 से ये तक जो है, तो ये जिगर पॉइंट सब इसको मान लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ, ये से क्यों करें, ये तो आया। सो नाउ ये जो डिस्टेंस है, ये mp एंड इधर +2p दोनों नियरली इक्वल, मतलब ये अगर तो ये भी तो मुझे ये रिमेनिंग -2 लेके उसी देकर इनका जो डिस्टेंस है r -r है। ओके, दिस इज थीटा, ये एंगल बन गया 90। ओके, ये एंगल है 90। तो ये सिंपल डेरिवेशन है। हम लोग क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसमें
ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो दोनों को ऐड करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या है, P इज इक्वल टू क्यू ए, so the total potential V equal to V1 plus V2. V1 is equal to electric dipole due to plus Q 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2 माइनस Q से क्या होगा, V2 ले लेंगे, V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught माइनस Q upon R1। ये वैल्यू इधर इक्वेशन 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन आएगा, अंदर रहेगा 1 upon R2 माइनस 1 upon R1। तो इसको एलसीएम ले लो, तो आर वन माइनस आर टू डिवाइड बाई आर वन आर टू मिलेगा। तो हमें पता है आर वन माइनस आर टू क्या होगा, दैट इज टू ए कॉस थीटा। इधर देखो, ये कॉस है, इधर ये एंगल 90 है, एंगल 90 हो तो हाइपोटेनस हो गया, देन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, सो आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इधर लिख दिया टू ए कॉस थीटा, आर वन माइनस आर टू की जगह टू ए कॉस थीटा लिखा, तो इधर आ गया टू ए कॉस थीटा अपॉन आर वन, इधर है आर वन आर टू है, इधर है आर वन आर टू। सो डाइपोल इज दिस इज अ वेरी शॉर्ट, so that compared to this length 2a, this r1 and r2 very very greater, so that क्या मिलेगा हमें, r1 r2 is approximately equal to r मान लेते हैं, so that is equal to r1 r into r square हो जाएगा, तो इधर नीचे लिख दे r square। So now 1 upon 4 pi epsilon naught, इधर 2aq, here 2aq cos phi divided by r square। 2aq is a p dipole moment, so v equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p cos theta divided by r square। Now two special cases, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटर देखना है। एक्सिस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक ये जो पॉइंट पी है ये एक्सिस में है, मतलब इधर कहीं होगा, तो एक्सिस में होगा तो एंगल कितना बन गया, थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0, अगर इक्वेटर में होगा, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में होगा तो क्या होगा, इधर पॉइंट पी इधर है, सो थीटा इज इक्वल कितना बन गया 90। सो ये 90 वैल्यू पुट करो, तो ऑन द एक्स इक्वेटर में कितना मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, और जीरो पुट करो थे, एक्सिस में कितना मिलेगा। ओके, v इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square, हियर cos 0 इज इक्वल टू 1, एक्सिस में जो मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square। और इक्वेटर में क्या होगा, cos 90 इज इक्वल 0, इक्वेटर में डायपोल की वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, जीरो पोटेंशियल। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, depict the equipotential surface for a system of two identical positive point charges placed at a distance d apart। थर्ड क्वेश्चन क्या है, draw the equipotential surface for a system consisting of two charges plus q and minus q separated by distance r in air। Look at the points where the potential due to the dipole is zero। चलो, ये डायग्राम पहले के लिए डायग्राम होगा, अगर एक पॉजिटिव टू आइडेंटिकल चार्जेस होगा, प्लस एंड प्लस होगा, रिपल्सन होगा, तो अंदर की ई लाइंस बड़े बड़े करना है और बाहर की कम। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर पॉजिटिव चार्ज लिया, तो रिपेल करे वो दूर जा रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं तो इधर से कम इधर से बड़ा, सेम इसको भी करना है, इस साइड में भी इधर से कम इधर से बड़ा, और एक जब भी करेंगे तो और बड़ा करना है, और ये भी और बड़ा करना है, ठीक है, लाइक दिस। और दूसरा, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब इधर क्या हो रहा है, ये अंदर आ रहा है तो बाहर का डिस्टेंस बड़ा करना है, अंदर का कम, बाहर का डिस्टेंस और बड़ा, अंदर का डिस्टेंस कम। और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की वजह से इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है दोनों के बीच में है, दिस लाइन। इसका और क्वेश्चन, क्वेश्चन में 31 का और क्वेश्चन,
क्या दे? एक्सप्लेन व्हाई फॉर एनी चार्ज configuration equipotency surface through a point is normal to the electric field at that point. Draw a sketch of equipotency surface due to the single charge minus q depicting the electric field lines due to the charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है एक सिंगल चार्ज के लिए। और पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन equipotensial surface through a point is normal to the electric field at that point। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो दिखाना है हमें। देखो, the work done in moving a charge from a one point to another point on the equipotensial surface is zero। वर्क डन जीरो होता है क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है ना। क्यों ये फॉर्मूला यूज करो ना, डेल्टा वी इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन होता है क्योंकि वर्क अपॉन क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में। क्यों? पोटेंशियल एवरीवेयर सेम, इसी के लिए। So now work done in a moving a charge from one point to another point on the equipotensial surface is zero if the field is not normal। अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर जो दिखा रहे हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो परपेंडिकुलर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, if field is not normal, normal is perpendicular to the equipotensial surface, it would have a non-zero component along the surface। This would imply that work would have to be done to move the charge on the surface, which is contradictory to the definition of equipotential surface। So mathematically क्या होगा देखो, work done to move a charge dq on the equipotential surface can be expressed as dw is equal to dq into v। v मतलब e into dr होता है। So now what dw is 0, then e dot dr is equal to 0, then e is perpendicular to dr। इसका सेकंड पार्ट जो था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर माइनस क्यू है शून्य अलोंग साइड, ये माइनस क्यू है। ध्यान रखना सिंगल चार्ज होगा तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, दूसरा में जो डिस्टेंस होगा थर्ड में उससे ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, फोर्थ में उन दोनों से भी ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो देखो इधर D1 मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं, D3 मान लेते हैं, तीनों सेम नहीं है। Here D3 is greater than D2 and is greater than D1। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बनाना है तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए एरो इनसाइड, सारे इनसाइड के देखो एरो, इधर सारे एरो इनसाइड बनाना, कितना से सारे एरो इनसाइड बनाना है, ठीक है। इसका बी पार्ट का है देखो, obtain an expression for work done for to dissociate the system of three charges placed at the vertices of the equilateral triangle of side A as shown in figure। इधर है Q, इधर है -4Q, इधर है +2Q, और ये डिस्टेंस इनका ये है। obtain the expression for the work done। तो वर्क डन मतलब ये कैसे लेना चाहिए, हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे। क्या फॉर्मूले होगा, 3 के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो अंदर क्या होगा -4Q इंटू क्यू अपॉन ए, ये वाला हो गया -4Q इंटू क्यू अपॉन ए, ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट क्यू आएगा +2Q अपॉन ए एंड -4Q एंड +2Q इज डिवाइड बाई ए, ये सारे ऐड होगा। ऐड होने के बाद फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ सर्किट diagram of a metal bridge and derive
uh, the mathematical relation used to determine the value of unknown resistance and the specific resistance. Why cannot such arrangement is used for measuring the very low resistance? Right, any two important precautions you would observe while performing the experiment. पहला हम लोग मेटाबॉलिक एक्सपेरिमेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे. Then how to determine the unknown resistance by using the meter bridge. We will explain that. So here a circuit diagram for finding the unknown resistance by Wheatstone bridge is as shown in the figure. The unknown resistance is connected across the left gap. Left gap में unknown resistance connect किया हम लोग ने, and the right gap में known resistance connect किया, and between the A and C, battery, key and rheostat are connected in series. And D galvanometer is connected from point B, and the other end of the galvanometer is a connected sliding jockey. Okay, to determine unknown resistance, first of all, key K is closed and the resistance R is taken out from the resistance box. From the right gap में जो resistance box connect किया है वो left gap में आपका unknown resistance है, उधर से resistance निकालो. That on pressing the jockey at the end points A and C, the deflection in the galvanometer on both sides that are the in opposite direction होना चाहिए दोनों साइड रखने के बाद. Now jockey slide on the wire at such a point D that on pressing the jockey on the wire at that point, there is no deflection in the galvanometer. In this position, points B and D are at the same potential. Therefore, the bridge is balanced. The point B is called as a null point. Here, point D, sorry, point D is called a null point. The length of the both the parts AD is L1 and DC is 100 minus L1. ये दोनों नोट डाउन करेगी. Then condition of balance of Wheatstone bridge, X upon R is equal to resistance of wire AD divided by resistance of wire DC. So if rho is a resistance per unit length, then resistance of the wire AD is a rho into L, and resistance of the wire DC is rho into 100 minus L1. L1 ले लो, इधर L1 ले, इसके लिए L1, नहीं तो L लेना है तो L ले लो. सो ये फॉर्मूला क्या आएगा? L1 के फॉर्म में लेना है क्या L के फॉर्म में लेना, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. इधर लिखा है R अपॉन सॉरी X अपॉन R इक्वल टू सिग्मा अपॉन L1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 100 माइनस L1. So that X upon R equal to L1 upon 100 minus L1. So X equal to R into L1 upon 100 minus L1. ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए रो इंटू एक्स, एक्स इज अ रेजिस्टेंस हियर, एक्स ए अपॉन एल. एक्स कितना है हमारा? आर इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1. ये हुआ एक्स, और ए मतलब पाई स्क्वायर, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर. ओके, लेंथ ऑफ द वायर मतलब ये वायर नहीं है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं वो वायर. ओके, सो प्रिकॉशन क्या क्या होगा इसमें? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो हम लोग भी फाइंड आउट करा, प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए? इन दिस एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंसेस ऑफ द copper strips and the connecting screws have not been taken into account. These resistances are called as end resistances. Therefore, very small resistance cannot be found accurately. Very small resistance cannot be found accurately by the meter bridge. The resistance S should not be very small. So उसका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था इधर, इसमें क्या पूछा है हमें? एक प्रिकॉशन का. तो एक दूसरा एक प्रिकॉशन इधर लिखा है, the current should not flow in the meter bridge wire for a long time. अगर long time current flow होगा तो फिर वो नाइक्रोम वायर होता है हीट अप होगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. अदरवाइज द वायर विल बिकम हॉट एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बी चेंज्ड. इसका और क्वेश्चन है, इन मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट L1
with the resistors R and S as shown in the figure. An unknown resistance X is now connected in parallel with S and the balance point is found at a distance L2. Obtain the formula for X in terms of L1, L2 and S. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल में किया है. इधर न्यूमेरिकल के नंबर की जगह इधर L1 L2 दिया है. उधर L1 एक क्वेश्चन में 50 एंड एक क्वेश्चन में 40 ऐसा कुछ दिया था. तो लास्ट एक दो पेपर में हम लोग ये डिस्कस किया है. इधर हमें इन टर्म्स ऑफ L1 L2 S के फॉर्म में S का वैल्यू निकालना है. सेम वैसा ही मेथड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है. दूसरा क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड so that the heat produced per second increases by a factor of 9. By what factor does the applied potential difference changes? पहले इसको सॉल्व करते हैं. R upon S equal to L1 upon 100 minus L1. तो ये फॉर्मूला यूज करके मिल गया हमें पहला. फिर जब इसको हम लोग क्या किया एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, वो रेजिस्टेंस है एक्स है. एक्स कनेक्ट करने के बाद इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 अपॉन एस डैश इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एस. सो एस डैश इक्वल टू एस अपॉन एक्स प्लस एस. ऐसे ही फॉर्मूला का एक सॉल्व किया था हम लोगों ने प्रॉब्लम. उधर फिक्स वैल्यू थे, इसमें एल टू लिखा है. तो इसमें आर अपॉन एस डैश इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2 लिखा है. तो एस डैश का वैल्यू पुट करेंगे आर अपॉन एक्स एस डिवाइड बाई एक्स प्लस एस इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2. तो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करो. इधर क्या किया हम लोगों ने? ये वैल्यू ऊपर ले लो, आर एक्स आर इंटू एक्स प्लस एस आएगा डिवाइड बाई एक्स एस आएगा. ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर अपॉन एस है इधर, तो इधर भी हमें आर अपॉन एस मिलेगा. इधर है आर अपॉन एस, इसकी जगह वैल्यू पुट करना है हमें. कौन सा वैल्यू पुट करना है? वो L1 अपॉन 100 माइनस L1 एक्स प्लस एस डिवाइड बाई एक्स. इधर देखो, इधर बचा है ये एक्स प्लस एस, ऊपर चला जाएगा. एक्स प्लस एस डिवाइड बाई एक्स रहेगा. आर अपॉन एस की जगह हम लोग L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वेशन 1 से. देन दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, क्या मिलेगा? एक्स प्लस एस एक्स प्लस एस डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू L2 100 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L2. सो ये x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा. 1 प्लस एस अपॉन एक्स. सो ये आगे वाला टर्म एज इट इज होगा. फिर ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 करेगा, तो इधर एस अपॉन एक्स बचेगा. तो फिर उसके बाद इसको आप लोग ये 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई इसका एलसीएम ले लो. तो ये क्या मिलेगा? एस अपन एक्स इक्वल टू L2 100 माइनस L1 माइनस L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई L1 100 माइनस L2. ये सारे इसमें से कई चीजें कैंसिल हो गए. 100 विदिन ब्रैकेट L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 100 माइनस L2 मिलेगा. उसको हम लोग x चाहिए, तो ये सारे इसके इस साइड लेके आओ. तो आपको क्या मिलेगा? x इक्वल टू L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाय 100 L2 माइनस L1 होल इंटू एस. ये इसका आंसर होगा. वही सेम, ये तीन तीन बार क्वेश्चन करवाया मैंने, और तीनों में अलग अलग नंबर्स थे. इधर नंबर नहीं था. सेकंड क्वेश्चन इधर क्या पूछा था? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड सो दैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकंड. हीट प्रोड्यूस पर सेकंड मतलब पावर हो गया ना, तो दैट इज इक्वल टू बाय 9 फैक्टर. बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस? उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग. P dash equal to 9P, then heat produced per second P is equal to V square by R. So then either V dash square upon R is equal to 9 into V square by R. So V dash square equal to 9 into V square. So V dash equal to 3V. Potential difference increased by factor 3. Question number 33.
The intensity at the central maxima in the Young's double slit experiments is I naught if the distance OP, इधर देखो distance OP, ये वाला distance OP y equals one third of the fringe width of the pattern. So that intensity at point P would be ओरिजिनल क्या है इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4. ये हमें प्रूव करना है. चलो वही करेंगे हम लोग पहला. और नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न अगेंस्ट द पोजीशन y ऑन द स्क्रीन. देखो पहला पेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस हमें पता है फाई इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा होता है. देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू y d by d. For two coherent sources of the equal intensity, the resultant intensity at a phase difference phi is I equal to I naught cos square pi by 2. So from equation 1 इधर आपको phi का वैल्यू पुट करना है. तो क्या होगा वो इधर लिखा है ये वैल्यू पुट करो cos स्क्वायर पाई इधर 2 है 2 कैंसिल हो जाएगा. पाई वाई डी बाई लैम्डा डी बचेगा. बट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है. इधर लैम्डा डी बाई ये स्मॉल डी नीचे ले लो, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं. सो फॉर्मूला क्या बनेगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर वाई सॉरी पाई वाई अपॉन बीटा. फिर आई नॉट इज इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा एट पॉइंट ओ. इधर दे ओ ओ and y is the distance of the point from the central maxima. Beta is a fringe width. Then given क्या दे OP is equal to y is width का 3 पार्ट है, वन थर्ड ऑफ द width है. सो y की जगह मैं लिख रहा हूँ बीटा बाय 3 इंटू द इंटेंसिटी फॉर्मूला में इधर पुट किया. y की जगह क्या लिख सकता हूँ बीटा बाय 3. फिर ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा पाई बाय 3. सो cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 होगा. cos square pi by 3 is equal to 1 by 2 square is equal to 1 by 4. Final intensity is equal to I naught into 1 by 4, that is I naught by 4. यही तो हमें प्रूव करना था. और ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ पोजीशन. सो इधर इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंज इक्वल इंटेंसिटी होता है एंड ऑल डार्क फ्रिंज इक्वल इंटेंसिटी होता है. इसके लिए ये ग्राफ ऐसा देखो एकदम स्ट्रेट वाला. और मिडल वाला आई मैक्स होगा, इधर नीचे आई मिनिमम, इधर आई मैक्स होगा. ओके. तो ये फर्स्ट ये ब्राइट है डार्क है ब्राइट है डार्क है ब्राइट है लाइक दिस. दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देखो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पैटर्न which is seen with two coherently illuminated narrow slits in X double slit experiment with that seen for a coherently illuminated single slit producing the diffraction. इधर थोड़ा सा डबल स्लिट एंड सिंगल स्लिट का कंपैरिजन किया है. देखो कैसा होगा. इन द बोथ के पैटर्न आर द रिजल्टेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ द लाइट. बोथ पैटर्न्स कंटेन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा. इंटरफेरेंस पैटर्न इज द resultant of superposition of two coherent source wave, while the diffraction is a superposition of a large number of waves originating from a point source. इनका डिफरेंस क्या होगा देखो. In Young's double slit experiment, all the maxima are of the same intensity, while the in diffraction at a single slit, the intensity of central maxima is maximum, and it falls rapidly for the first and second order secondary maxima on either sides of it. In Young's interference, the fringes are of equal width, while in the diffraction at a single slit, central maxima is twice as wide as other maxima.
The intensity falls as we go to the successive maxima away from the central on either side. Third point, in a single slit diffraction pattern with A, the first maxima minima occurs at lambda by A, while in two slit the interference pattern of a slit separation A, we get maximum at a same angle lambda by A. इसका और क्वेश्चन है, a parallel beam of light of wavelength 600 nanometer in A is incident normally on the slit of width A. If the distance between the slit and the screen is a capital D 0.8 meter and the distance of the second order maximum from the center of the screen is 1.5 mm, calculate the width of the slit. तो इसके लिए गिवन दिए लैम्डा दिए और उसके बाद कैपिटल डी दिए, y2 इज 1.5 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो एंड सेकंड ऑर्डर है इसके लिए n इक्वल टू 2, देन हमें विड्थ निकालना है a, क्या निकालना है इधर, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट है, तो yn इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा डी बाई a, so that a is equal to, a का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा डी बाई yn. ओके, ये ब्राइट फ्रेंड्स के लिए होता है. सो ए का वैल्यू मिलेगा, इससे सारे वैल्यू जो गिवन है पुट करो, ए का वैल्यू मिलेगा दैट इज 0.8 mm. इसका बी पार्ट क्या देखो, डिफाइन वेव फ्रंट. व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट will emerge from point source and the distant light source. What is the shape of wavefront on the earth for the sunlight? Why is the interference pattern not detected when two coherent sources are far apart? इसका बी क्वेश्चन जो है, बी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. डेफिनेशन ऑफ वेव नॉर्मल है. वेव नॉर्मल क्या होता है, perpendicular line drawn on the surface of the wavefront is called as a wave normal और रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं हम लोग. तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल एमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलने वाला है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है. और डिस्टेंस लाइट सोर्स से क्या वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा. और सनलाइट से हमें जो वेव फ्रंट मिलता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट. और इसका सी पार्ट है, व्हाई इज द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर फार अपार्ट. तो ये डी के ऊपर डिपेंड करता है ना, डी इज इनवर्सली, हाँ फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होता है. एंड दूसरा फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी होता है. सो व्हाई इज द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर फार अपार्ट. तो इसका बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, so that beta is inversely proportional to d. If the source are far apart एक चीज है, दूसरा infinitely very close होगा तो भी फ्रिंज विड्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना एक ही फ्रिंज से पूरा स्क्रीन कवर करेगा. ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था. इधर फार अपार्ट बोला, फार अपार्ट होगा तो जैसा ये डी बढ़ेगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये फ्रिंज विड्थ कम होगा. इतना कम होगा तो सारे फ्रिंजेस एक दूसरे को टच होगा तो फ्रिंज सेपरेट फ्रिंज दिखेगा नहीं. तो ये पेपर इधर खत्म हुआ है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेपर को, पेपर नंबर 6. तो आपको 10 का 10 सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है. 10 पेपर जब करेंगे तब आपको लगेगा अरे ये तो 20 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा. धन्यवाद.